हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में से फर्स्ट सेमिस्टर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये हम लोग आज जानते हैं कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने फाइनल अकाउंट जो किया था वो गोइंग कंसर्न के लिए किया था, हम लोगों ने प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न के लिए किया था। मतलब कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं और जो ट्रेडिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, चीजों को खरीदते हैं और उसको प्रॉफिटेबल आइटम में, मतलब प्रॉफिट में उसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो उसमें उस तरह का बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं, है ना, जो लोग खरीद व फरोख्त नहीं करते हैं, मतलब चीजों को खरीद कर फिर बेचते नहीं है। तो कुछ ऐसे अभी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे कि जैसे कि सर्विस इंडस्ट्रीज जो होते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज में जैसे कि अगर मान लो सीए फर्म है, एक सीए फर्म को अगर हम ले लेते हैं, सीए फर्म हो गया। सीए फर्म में जनरली क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। क्या वहां चीजों को खरीद कर बेचा जाता है? इसका मतलब सीए फर्म का भी हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे, उसका भी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे करेंगे, वो हो गया। इसके अलावा मान लो कि डॉक्टर्स का चेंबर अगर हो गया, क्लिनिक, क्लिनिक अगर है, तो क्या क्लिनिक में क्या किया जाता है, पेशेंट को खरीद के पेशेंट को बेचा जाता है? नहीं, है ना। वहां क्या ऑर्गन को खरीद के बेचा जाता है? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे वो बोला हाँ यस सर होता है। तो तो अब आप बताइए कि ये जगह पे खरीद व फरोख्त तो होता नहीं है, तो यहां पे क्या किया जाता है, अपना वाइटल सर्विस दिया जाता है। उसी तरीके से कोई भी इंजीनियर क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाता है, मतलब, और वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न होते हैं उनका भी हम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट करने वाले हैं। नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का मतलब हो गया जिनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली एनजीओज होते हैं, जो जनरली एनजीओज होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि क्लब वगैरह है, क्लब, क्लब में क्या होता है कि बहुत सारा चंदा वगैरह आता है और उससे फिर चैरिटी का काम होता है, लोगों का भलाई का काम किया जाता है, गरीब लोगों का मदद किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सोशल वेलफेयर काम किया जाता है, तो ये क्लब के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आज हम लोग यहाँ फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न को, जब एक गोइंग कंसर्न रहता है, गोइंग कंसर्न मतलब जो आपका बिजनेस हाउस है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट जो होते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं जनरली कि अपना फाइनल अकाउंट बनाने के लिए उन लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, पहले जर्नल बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, तब उसके मदद से ट्रायल बैलेंस बनता है ना। पहले जर्नल, फिर लेजर के मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस की मदद से फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास जो अहम किताब होता है, जो जरूरत का किताब होता है, वो जरूरत का किताब क्या होता है, जैसे इनके पास होता है जर्नल है, डिफरेंट लेजर्स होते हैं, इनका कैश बुक भी होता है। क्या होता है इनका, इनका कैश बुक भी होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न के लिए होता है।
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जनरली क्या बनाते हैं, अपने पास कैश बुक बनाते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक बना लिए, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेजर्स वो लोग इंपॉर्टेंट बना लेते हैं, लेकिन उनका जो मेन बुक होता है वो क्या होता है, कैश बुक। तो हम लोग कैश बुक के मदद से, कैश बुक जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो कैश बुक जो होता है यहाँ पे गोइंग कंसर्न में या बिजनेस हाउसेस में जो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होता है, यहाँ पे हम लोग कैश बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग भी कैश बुक बनाते हैं, लेकिन किस नाम से, रिसिप्ट एंड पेमेंट। काम वही करता है, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अगर रिसिप्ट हुआ तो डेबिट साइड में एंट्री होगा, अगर पेमेंट हुआ तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। अब इसके मदद से ना, देखो यहाँ पे कैश बुक के मदद से फाइनल अकाउंट नहीं बनता है, किसके मदद से बनता है, ट्रायल बैलेंस के मदद से, किसके मदद से। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनटीओ जो है, एनटीओ में क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक बनाया जाता है, क्या, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन इस फाइनल अकाउंट को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हैं, इनकम एंड, तो इसका मतलब इनकम जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है और एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट में रिकॉर्ड होता है। इनकम क्रेडिट में और एक्सपेंडिचर डेबिट में। जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं इसे, प्रॉफिट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस, और अगर नुकसान हो गया तो हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। क्या बोलेंगे, डेफिसिट। तो ये यहाँ का रिजल्ट है, लेकिन ये किसके मदद से बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के मदद से। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट देखेंगे, मतलब कैश बुक के मदद से हम लोग यहाँ फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और जहां पे आप गोइंग कंसर्न का कर रहे थे, बिजनेस का कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप का कर रहे थे, वहां क्या कर रहे थे कि आप ट्रायल बैलेंस की मदद से अपना फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे थे। क्लियर, समझ गए आप। अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर और इनकम होता कितना तरह का है ना। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारा खर्च होता है जिस पे हम लोग खर्च तो करते हैं, लेकिन उसका सर्विस हम लोग उस जिस चीज पे खर्च करते हैं उसका सर्विस फौरन खत्म हो जाता है। मतलब एक साल के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर में जिसका सर्विस हम लोग उठा लेते हैं, मतलब जिसका सर्विस हम लोग इंजॉय कर लेते हैं एक साल के अंदर अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो सारा जगह खर्च, जैसे कि हम लोग रेंट पे खर्च करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करते हैं ना, हम लोग एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, ठीक है, हम लोग कैरेज पे खर्च करते हैं। तो ये सारा जो भी खर्च है, इसका बेनिफिट अगर एक साल के अंदर अंदर हम लोग जब उठा लेते हैं, जितने दूर तक उठाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम अर्न करने के लिए। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारा खर्च, ऐसे जगह पे खर्च जिसका बेनिफिट हम लोग एक साल के अंदर अंदर में इंजॉय कर लेते हैं, खत्म हो जाता है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर, उसका सारा का सारा हम लोग सर्विस इस्तेमाल कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें हम खर्च तो करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हम लोग एक साल से ज्यादा पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा पीरियड तक हम लोग उसका सर्विस को इंजॉय करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड से
ज्यादा पीरियड तक का हम लोग क्या सर्विस उसका एंजॉय करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल जैसे कि मान लो प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी खर्चा अगर हम प्रीपेड कर दिए, मान लो 2 साल का रेंट एक साथ पे कर दिए, मान लो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड, ये क्या हुआ, प्रीपेड रेंट, मान लो वो रेंट जो हम लोगों ने पहले से पे किया, आने वाला 2 साल 3 साल का रेंट अभी पेमेंट कर दिया, प्रीपेड रेंट। उसी तरीके से प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, हमने 2 साल का एडवर्टीजमेंट अभी पे कर दिया, तो इसका बेनिफिट कब तक उठाएंगे, 2 साल या 3 साल तक उठाएंगे ना भाई। तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग एक मशीन खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो क्या इसका सर्विस हम लोग एक ही साल उठाते हैं, मशीन का, फर्नीचर का, लैंड एंड बिल्डिंग का, नहीं ना। तो इन सब का बेनिफिट हम लोग कितने दिन तक उठाते हैं, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा इनका सर्विस हम लोग उठाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर क्लियर है तो आपका रेवेन्यू भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू इनकम एंड, अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। अब इनकम के बारे में हम बात करेंगे। इनकम, इनकम दो तरह का होता है, इनकम दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू इनकम और एक होता है कैपिटल इनकम। सेम वही कंसेप्ट, रेवेन्यू इनकम क्या हो गया, ये वो इनकम है जो मेरा करेंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, करेंट अकाउंटिंग पीरियड इनकम, जिसका बेनिफिट हम लोगों ने, इसका बेनिफिट हम लोग अगले साल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो करेंट ईयर का ही बेनिफिट है, इसी साल से का बेनिफिट अराइज किया हुआ इनकम अरोज फॉर 1 अकाउंटिंग ईयर, एक करेंट अकाउंटिंग ईयर, जो एक अकाउंटिंग ईयर में या करेंट अकाउंटिंग ईयर में जो भी इनकम अरोज हुआ वो सारा इनकम रेवेन्यू इनकम है। लेकिन ऐसा इनकम जो कि एक साल से ज्यादा पीरियड, ऐसा इनकम जो एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इनकम। क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल इनकम बोलते हैं, जिसका बेनिफिट जो है ना, जो इनकम हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड के अलावा और भी अकाउंटिंग पीरियड में वो इनकम जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इनकम। क्लियर है, फॉर मोर देन 1 ईयर। अब देखिए हमारा जो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देना चाहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका तो एग्जाम्पल लिख दिया है, इसका भी एग्जाम्पल लिख दिया है। रेवेन्यू इनकम का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि अगर गोइंग कंसर्न है तो वहां सेल्स होता है, यहां पे हमारा क्या हो सकता है, रेवेन्यू इनकम, ऐसे हम लोग ले लेंगे जैसे कि सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, वगैरह वगैरह। कैपिटल इनकम वो इनकम हो गया जो आउट ऑफ कैपिटल कमाया गया, दोज इनकम विच अर्न आउट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन, जो कैपिटल ट्रांजेक्शन पे हुआ है। जैसे कि मान लो कि एक एसेट है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन वो एसेट को हमने बेच दिया और बेचा तो उस पर प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल इनकम। वो इनकम विच आर अर्न आउट ऑफ कैपिटल, वो जो कैपिटल फॉर्मेशन जो हम लोग किए थे उससे जो हमारा इनकम अरोज हुआ, उसे हम लोग कैपिटल इनकम कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मान लो हम एक एसेट बेचे, उसके ऊपर मुनाफा हो गया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल इनकम। क्लियर,
एडवर्टीजमेंट, कैरेज। क्लियर है? समझ में आया? तो ये था हमारा। अब देखिए, अब हम लोग सम्स जब करेंगे तो सम्स में हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना रहेगा। वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मदद से बनाना होगा। किसके मदद से? हाँ, कैसे बनाना होगा वो हम बता देंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, इसके ऊपर हम लोग एक सम्स लेते हैं, ठीक है। हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 16। सब लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब कैश बुक, मतलब एक तरफ सारा रिसिप्ट होगा और एक तरफ सारा पेमेंट होगा। ये आपका सम्स में दिया रहेगा। अब देखो, रिसिप्ट साइड में जैसे ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन, ये सारा पैसा आया है। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे डोनेशन भी इनकम है, लेकिन वो कैपिटल इनकम है। वो क्या है? कैपिटल इनकम है, मतलब वो किसी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इनकम किया गया है, मतलब उससे कैपिटल का फॉर्मेशन होना है ना? जैसे डोनेशन। उसी तरीके से लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, क्या? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, है ना? मतलब ये लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है कि ऐसा चंदा जो मतलब हमेशा हमेशा के लिए दे दिया गया है ना? लाइफ मेंबर 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए दे दिया गया है। डोनेशन जो हमारे पास आया है, ये भी इनकम है, लेकिन ये बड़ा रकम होता है और कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए दिया जाता है। डोनेशन फॉर पर्टिकुलर फंड, डोनेशन फॉर पर्टिकुलर फंड। किसी भी पर्टिकुलर फंड के लिए हम लोग जब डोनेट करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? हाँ, वो कैपिटल इनकम कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो सम्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो भैया ये एक कैश बुक है। किस तरह का है? ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में क्या है? ये कैश बुक है। इसी कैश बुक को हम लोग क्या कहते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश बुक का फीचर ये है ना, इसके डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस होता है। तो देखिए, हमारे डेबिट में ओपनिंग बैलेंस है 3000 का, और जितना भी पैसा आया है, अब ये पैसा आने का जो जरिया होता है, दो जरिया होता है, या तो रेवेन्यू इनकम होगा या तो कैपिटल इनकम होगा। पैसा जो आया है, या तो कैपिटल इनकम, जैसे कि रिसिप्ट वगैरह कहीं से भी पैसा आया, या कोई भी इनकम हुआ, या चाहे वो रेवेन्यू इनकम हुआ या कैपिटल इनकम हुआ, या किसी मेरे डेटर ने पैसा दिया, कहीं से भी पैसा अगर आया है, तो अगर आया है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है। पेमेंट का भी शक्ल इसका वही होता है कि इसे पेमेंट से मतलब है। किससे मतलब है? पेमेंट से मतलब है। तो जो पेमेंट होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पेमेंट होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पेमेंट होगा। तो पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पेमेंट हो सकता है। क्लियर? क्लियर? अब जो है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब अच्छा, इसका एक क्लोजिंग बैलेंस है, ये है, ये तो टोटल है। क्लोजिंग बैलेंस 4000 है। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है। उसके बाद पैसा आया है और पैसा गया है। तो जाने का रीजन रेवेन्यू एक्सपेंस भी है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, फिर देखना होगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है
ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया है, देखो ये टोटल सब्सक्रिप्शन हमने हमने रिसीव किया ना, कितना रिसीव किया, उसमें से बोल रहा 500 फॉर 1989। ये हमारा कब का है, डेट देखो 31 मार्च 1991, मतलब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये 1991 का है। कब का है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा, 89 90 प्रीवियस ईयर, और आने वाला साल कौन सा है, 91 92। तो हमारे पास इस सब्सक्रिप्शन में ये तो पैसा आया और रिसिप्ट साइड में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ उसमें यह कहा गया है कि ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 500 फॉर 1989 एंड 90। जो 500 रुपया इसमें ऐसा है जो पिछले साल का इस साल मिला है, पिछले साल का इस साल मिला है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जो पिछला साल कमा लिए थे लेकिन वो पिछले साल मिला नहीं था, वो इस साल मिल रहा है। ठीक है, बस इस बात को समझे, बाकी आगे बात हम बताएंगे। 600 फॉर 91 92, 691 92 का है, मतलब आने वाला साल का वो इनकम है लेकिन मिल गया इसी साल, तो 600 भी इसमें शामिल है। हम आपको बताते हैं कि हम लोग जो अभी करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो एंट्री है, मतलब प्रोफॉर्मा जो है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे फाइनल अकाउंट का प्रोफॉर्मा होता है, सीधा है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा पेन मेरा बोर्ड, सुनो इधर, अब यहां पे ये हमारा बनेगा, और इसके लिए जो है ना हम लोग एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सही है ना। हम लोग बैलेंस शीट भी बनाने वाला है, ठीक है। बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा है, और हम लोगों को यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शीट हुआ, ये वर्किंग नोट में हमारा बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो सम्स अगर डिमांड किया तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जैसे प्रॉफिट एंड लॉस तुम लोग बनाते थे, उसके जगह पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। क्या होगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पे लिखा हुआ रहेगा डेट फॉर द ईयर एंड डेट। जो इस सम्स में जो डेट लिखा है हम लोग वही लेते हैं। क्या डेट है, 31 मार्च 1991, 31 मार्च 91, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। अब यहां पे हो गया लाइबिलिटीज, और यहां क्या हो गया, एसेट्स। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 91। अब देखिए हमारा बैलेंस शीट है, यह है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, और यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनता था वैसे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। इसका खूबी ये है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, यहां पे करेंट ईयर का ही क्या जाता है, करेंट ईयर का एक्सपेंस जाएगा और करेंट ईयर का इनकम जाएगा। मतलब जो करेंट ईयर ही अराइज हुआ है, जो इसी साल अराइज हुआ है, वही इनकम के साइड में जाएगा और वही एक्सपेंस एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा। क्लियर है। तो
रेवेन्यू, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सुनो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम जो है ना वो हम लोग यहां पे लेंगे। इनकम वही इनकम लेना है जो इसी साल इनकम अराइज हुआ। एक्सपेंस में भी हमें वही एक्सपेंस लेना है जो इसी साल वो एक्सपेंस अराइज हुआ या हुआ है। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? तो जो इस साल का नहीं है, जो इस साल का नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस। जो इस साल का नहीं है उसे हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को सिर्फ करंट ईयर का ही लेना है। ठीक है, तो यहां पे जो आप देख रहे थे ना सब्सक्रिप्शन 500 रुपया जो 8990 का है, इसका मतलब 8990 का तो प्रीवियस ईयर का ना हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्या वो इस साल का है? नहीं। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या ये इनकम इस साल का है? नहीं, ये प्रीवियस ईयर का है ना, इसमें शामिल है ना, तो हम लोगों को हटा देना है, लेस करना है। इसी तरीके से जो 600 रुपया 9192 का है, 9192 का है, ये 600 रुपया भी, ये 600 रुपया इसमें शामिल है, लेकिन वो कब का है? आने वाला साल का है। क्या इस साल का है? नहीं। तो सवाल होना चाहिए क्या ये इस साल का है? नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। बट 100 इज ड्यू फॉर 1991, लेकिन 100 रुपया ड्यू 9091 ईयर 1991 का है। तो ये जो मेरा करेंट ईयर है, करेंट ईयर 1991 है। 100 रुपया ड्यू है इस साल का। तो इस साल का अगर 100 रुपया ड्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो करेंट ईयर का इनकम है। अगर वो करेंट ईयर का इनकम है तो करेंट ईयर के इनकम में हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर? तो जो करेंट ईयर का होगा उसे हम लोग ऐड करने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर का होगा या आने वाला साल का होगा उसको हम लोग लेस करेंगे। क्लियर है? अब देखिए एक और बात, ये जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो, ये सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट दो जगह होगा ही होगा। कितने जगह होगा? और जो आपके सामने कैश बुक दिया हुआ है, मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट एक जगह होगा, कोई भी एक जगह अपेयर होगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट देख रहे हो इसका ट्रीटमेंट कितना जगह होगा? दो जगह अपेयर होना है, दो जगह आपको नजर आना ही आना है। ठीक है, तो चलो सम्स का शुरुआत करते हैं। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं। टोटल सम रिसीव ऑन इंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल। जो इंट्रेंस फी मिला है वो क्या बन जाएगा? कैपिटलाइज। क्या बनेगा? तो कैपिटल हो गया। सैलरी रिमेनिंग ड्यू टू बी पेड 300 रुपया। सैलरी के साथ हमारा एडजस्टमेंट है कि सैलरी ड्यू हो चुका है मेरा, सैलरी, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल 500, मतलब इंटरेस्ट कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट के साथ भी हमारा एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द ईयर। इस साल के ओपनिंग में फिर से क्या हो गया कि कुछ ऐसा एसेट है जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स और इन्वेस्टमेंट। ये हमारा ओपनिंग फिगर है। क्या है ये? ओपनिंग फिगर है ये। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 1991। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं। ये मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस है। अगर ओपनिंग है तो कैश क्या होता है? एसेट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है। यहां पे आप कैश लिख दो। कितना रुपया? 3000 हो गया। ये आइटम एक ही जगह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम है। कहां का है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का, कोई भी एक ही जगह जाएगा। अब आगे क्या है? सब्सक्रिप्शन मिला है 20,000। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। तो हम लोग इनकम के तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है? 20,000 हो गया। सब्सक्रिप्शन डिटेल में लिखेंगे। क्यों? हमने ये देखा था कि सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है। क्या सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है? 500 वो 1989-90 का है, मतलब प्रीवियस ईयर जो साल गुजर गया उसका है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेस, क्योंकि वो इस साल का है नहीं, तो हम लोग उसको लेस करेंगे। तो लेस
फॉर 90 80 सॉरी 89 90 कितना है 500 हम लोग लेस कर देंगे। क्लियर, समझ गया। उसके बाद यहां पे बोला है कि 600 फॉर 91 92, 600 जो है 91 92 का है, 600 91 92 का, तो लेस फॉर 91 92, क्योंकि आने वाला साल का है तो वो भी लेस होगा, हो गया लेस। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन 100 रुपया ड्यू हो चुका 1991 का, जो कि मिला नहीं है, तो करेंट ईयर का है, क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस। तो हम लोग यहां लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन फॉर 1991, इस साल का कितना 100, ये ऐड होगा। अब ऐड लेस करके आप बाहर लेके जाओ, सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1100 रुपया लेस होगा और 119,000 बाहर जाएगा ना, हो गया ये। अब देखो, जैसे कि हमने आपको क्या बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट का आइटम होगा दो जगह जाएगा। ये जो 500 रुपया है ये कब का है, प्रीवियस ईयर का, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर हम कमा चुके होंगे लेकिन मिला, तो प्रीवियस ईयर के लिए एसेट था, तो प्रीवियस ईयर के लिए वो एक्रूड सब्सक्रिप्शन था, एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था 500। और ये जो 600 रुपया मिला है ये 91 92 मतलब आने वाला साल का इस साल मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आने वाला साल का इनकम इस साल मिल गया, तो हमारा इस साल के लिए वो क्या बन गया, लायबिलिटी, मेरे ऊपर कर्ज है, तो हम लोग लायबिलिटी, करेंट ईयर का लायबिलिटी, करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 600। 100 रुपया जो ड्यू हो चुका है, कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, वो मेरा करेंट ईयर का एसेट है, इस साल का ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो ये हम लोग यहां पे लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना रुपया 100। क्लियर, हो गया। चलो, तीनों आइटम का जो एडजस्टमेंट का था दो दो जगह चला गया। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन के बारे में आप कुछ भी बोला है नहीं बोला है, बहुत बड़ा फिगर रहेगा तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इनकम के तौर पे भी लिख सकते हो, कोई भी एक ही जगह जाएगा तो इनकम के तौर पे हम लोग लेते हैं बाय डोनेशन, लेकिन नोट लिख देना है आपको, आप नोट लिख लीजिएगा यहां पे, नोट, नोट नंबर 2 क्या है कि डोनेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, डोनेशन को रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया गया, ठीक है, तो इसीलिए यहां डोनेशन नजर आया 5000, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एंट्रेंस फीस, आपको सम्स में साफ साफ बोला था एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कीजिए, तो ये कैपिटल में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव है 100 रुपया, तो यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, कितना लिखेंगे 100, इसमें ऐड एक्रूड, कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, नीचे था ना एक्रूड, इंटरेस्ट रिसीवेबल 500 मतलब इंटरेस्ट कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, कितना है ऐड करके 600 रुपया बाहर ले जाओ, और ये एक्रूड इंटरेस्ट कमा चुके हैं इस साल, मिला नहीं है मतलब इस साल के लिए एसेट हो गया, तो यहां लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 500। क्लियर, उसके बाद चैरिटी शो रिसिप्ट, अगर चैरिटी शो का रिसिप्ट है तो चैरिटी शो का एक्सपेंस भी है, तो चैरिटी शो में खर्चा हो गया 2000 जबकि रिसिप्ट हुआ 2400, तो चैरिटी शो में प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ, समझ गए। तो जो नेट आएगा हमको नेट को देखना है, तो नेट है मेरा इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन चैरिटी शो तो क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट ऑन चैरिटी शो कितना
400। क्लियर? और नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये कहां का आइटम था? रिसिप्ट पेमेंट का। कोई भी एक ही जगह जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब नेक्स्ट क्या है, सुनो। अब क्या है कि चैरिटी शो कहां का था? रिसिप्ट एंड पेमेंट का था। तो इनका डिफरेंस हम एक दूसरे से माइनस करवा दिए हैं, तो एक ही जगह जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया, है ना? अब बच गया एक्सपेंडिचर साइड। सबसे पहले सैलरीज एंड रेंट है। क्या है? तो एक्सपेंस साइड में 2, सैलरीज एंड रेंट। क्या इसके साथ कोई एडजस्टमेंट था? नहीं। बोलो कितना हुआ? अच्छा, सैलरी रिमेनिंग ड्यू, सैलरी ड्यू रह गया तो 1500 है। कितना ड्यू रह गया देखो? 300। तो 1500 है पहले से। 1500 कितना ड्यू रह गया उसको ऐड कर दो। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? 300। ऐड करके बाहर लेके जाओ, 1800 हो गया। ठीक है? अब आउटस्टैंडिंग यहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। उसके बाद क्या है बोलो? टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना? 300। और क्या है बोलो? स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना? और क्या है? स्पोर्ट्स गुड्स परचेज्ड है। स्पोर्ट्स गुड्स एसेट होता है। वैसे भी हम लोग अगर यहां देखते हैं तो मेरे पास पहले से स्पोर्ट्स का मटेरियल यहां पे था क्या? इस पहले से ओपनिंग था, हमने साल भर में खरीदा, तो स्पोर्ट्स गुड्स बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वो स्पोर्ट्स गुड्स के साथ ऐड होगा। ठीक है? तो स्पोर्ट्स गुड्स एसेट हो गया, तो ये एसेट में जाएगा ना, ये एसेट है। उसी तरीके से बुक भी एसेट हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? 700। 700। और क्या है बोलो? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी क्या है? एसेट है। इन्वेस्टमेंट भी क्या है? एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस 4000, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो चलो ये कैश कितना? 4000। और कोई आइटम यहां बचा है? यहां कोई आइटम और बचा है? नहीं बचा। एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं ये आइटम हो गया। इंट्रेंस फीस तो कैपिटल में जाएगा। सैलरीज हो चुका है हमारा ऐड, इंटरेस्ट भी ऐड हो चुका है, डबल ट्रीटमेंट भी हो चुका है, सबका डबल ट्रीटमेंट हो चुका है। अब ये ओपनिंग एसेट था। स्पोर्ट्स गुड्स 3000 था, तो अगर ओपनिंग एसेट है तो स्पोर्ट्स गुड्स यहां आएगा ना, कितना आएगा? 3000। तो ये स्पोर्ट्स गुड्स कहां पे आएगा? यहां पे। 3000 आ गया। उसके बाद सॉरी सॉरी, दो जगह, मतलब ओपनिंग था और क्लोजिंग में भी रह गया ऐड। न्यू परचेज, न्यू कितना? 9000 नया खरीदे हैं, तो भैया 12000 हो गया ना। अब कोई डिप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं है। अगर होता तो हम लोग डिटेल में लिखते हैं, डिप्रिसिएशन लेस करते हैं, और ये डिप्रिसिएशन फिर यहां आता। अब देखिए, बुक्स 2000 का है, तो बुक्स भी हम लोगों ने खरीदा है। बुक्स के अलावा इन्वेस्टमेंट भी है ना। चलो बुक्स, बुक्स कितना है बोलो? 2000। ओपनिंग 2000 है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी बुक्स जाएगा। कितना जाएगा? और यही मेरे पास अभी भी है, और साल भर में नया बुक खरीदे हैं। न्यू कितना खरीदे हैं? 5000। ऐड करके 7000
बाहर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट? अच्छा, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 6,000। देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था पहले से, इस साल 8,000 खरीदे हैं, पहले से मेरा इन्वेस्टमेंट था 6,000, ओपनिंग 6,000 था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गया 6,000, और यही इन्वेस्टमेंट मेरा रह गया 6,000 पहले से था, और साल भर में खरीदे हैं एड न्यू इन्वेस्टमेंट कितना खरीदे हैं अभी? जो पेमेंट साइड में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा 8,000, 8 6 14,000 रुपया, ठीक है। तो दो जगह, तो ये आइटम पेमेंट साइड का था तो एक ही जगह आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक जगह, और ये जो 6,000 था दो जगह आया, एक बार ओपनिंग में और एक बार क्लोजिंग में। क्लियर है? क्या सारा आइटम खत्म हो गया? हाँ, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, ओपनिंग बैलेंस शीट, अब हम लोग इसको ऐड करके यहां पे ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना आया? 14,500। तो यहां कैपिटल में लिखेंगे ओपनिंग 14,500, ऐड सरप्लस या डेफिसिट होने से लेस। तो पहले अब हम लोग इसको बंद करेंगे, ये ऐड करो 9 5 14 और एक 15,000, सॉरी 25,000, और एक्सपेंस कम है, ये कितना हो गया? 9 5 14, 14 एक 15, 10 25,000। इनकम 25,000 है, 25,000 से लेस कर देंगे हम लोग 2,500, 3,500, 3,800 रुपया लेस कर देंगे, इसका मतलब 4,000, 21,200। तो 21,200 जो आएगा ये हमारा सरप्लस होगा, टू सरप्लस। इसको ना ब्रैकेट में लिखोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब इसे हम लोग सरप्लस में ऐड कर देंगे, 21,200 कर दिए। हमें कैपिटल में क्या लेने को बोला था? एंट्रेंस फीस, तो आप एंट्रेंस फीस भी ऐड ही कर दो, आप अलग से भी लिख सकते हो। कितना? 1,000, ये ऐड करके आप बाहर ले जाओ, 36,700 हो गया सारा। अब आप इसको टोटल कर दो, बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगा। इसे आप टोटल करो, कितना हो गया? 37,600। यहां पे ऐड करो 12 7 19, 33 33, 37,600। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये सम समझ में आया होगा। फटाफट ये सम्स आप कॉपी कर ले झट से। तो ये था हमारा सम्स आज का, जो आप लोगों के लिए था। आज हम लोग अपना क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी जो होमवर्क देंगे आप लोगों को, वो होमवर्क आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।